हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक बर्थरे बिफोर यू। मैं टारगेट पॉइंट पर एक टीचर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ। और मैं आज आपके सामने कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जांपल लेकर आया हूँ। ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है जो कि बेसिक डिफरेंसेस एसएससी, बैंक और भी इस प्रकार के अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो मैंने ये लिस्ट बनाई है 7 प्रीपोजिशंस की। टोटल ऐसे 12 या 13 प्रीपोजिशंस की लिस्ट मेरे पास है। ये मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। यदि आप इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं अनदर पार्ट भी बनाऊंगा इसका। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बिटवीन और अमंग का प्रयोग क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, बिटवीन बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में। बिटवीन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में। जैसे कि मैं कहूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। देखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, यू एंड मी। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। यू यानी तुम और मैं, मी यानी मैं। अब देखिए, बिटवीन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे यू, यू, योर। तो सेकंड वाला जो मैं बोल रहा हूं, यू, यू, योर, सेकंड वाला वो ऑब्जेक्ट होती है। आई, मी, माय। देखिए स्टूडेंट्स, आई, मी, माय। तो ये सेकंड जो फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अनदर कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो उसके बाद आने पर, प्रोनाउन की फॉर्म आने पर सेकेंड फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। देखिए अनदर एग्जांपल, फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स। फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स बिटवीन हिज टू चिल्ड्रन। पापा ने, फादर ने दो बच्चों के बीच में मिठाइयों को बांट दिया। तो क्या बोल रहा हूं मैं? बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की बात की जा रही है। देखिए स्टूडेंट, दो चिल्ड्रन। तो यहां पर मैं बिटवीन का प्रयोग करूंगा। तो जब भी आपको टू वर्ड दिखाई दे, दो लोगों की बात हो रही हो, इंडिया और चाइना भी दो चीजें हो गई, आप और मैं भी एक चीज हो गई। तो जब भी दो चीजों की बात की जाए, या उसमें वर्ड टू लगा रहे, या फिर दो अलग से एंड लगा के दो अलग चीजों को बताया जाए, तो दो चीजें हों तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज देखिए, जब दो चीजें से ज्यादा उपलब्ध हो, जैसे कि मैं बोलूं कि देयर इज अ ग्रेट कॉपरेशन, देयर इज अ ग्रेट कॉपरेशन बिटवीन दीज 5 कंट्रीज। इन 5 देशों के बीच में, 5 कंट्रीज, देखिए 5 कंट्रीज यानी इन 5 देशों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कॉपरेशन है। कॉपरेशन मतलब आपसी सहयोग है। तो जब भी कॉपरेशन, अलायंस, अलायंस देखिए, अलायंस क्या होती है? संधि, रिलेशनशिप। जब दो से अधिक चीजें हों और वो कॉपरेशन की बात कर रहा हो कि इन इन 5 देशों के बीच में एक अच्छा सहयोग है, एक अलायंस है ना, अच्छी संधि है, एक अच्छी रिलेशनशिप है, तब 5 आने पर भी, 10 आने पर भी यदि कॉपरेशन जैसे वर्ड एग्जाम में मौजूद हो, अलायंस जैसे वर्ड एग्जाम में मौजूद हो, तो 5, 10, 15, 20 देश होने पर भी मैं बिटवीन का ही प्रयोग करता हूं। लेकिन याद रखें, उस सेंटेंस में कोऑपरेशन की बात होनी चाहिए, अलायंस की बात होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं देयर इज अ ग्रेट कोऑपरेशन बिटवीन 5 कंट्रीज, तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कोऑपरेशन, अलायंस, संधि होनी चाहिए। तो जब भी इस प्रकार के वर्ड प्रयोग किए जाएं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब थर्ड यूज में आपको बताने जा रहा हूं बिटवीन का। जैसे मैं बोलूं कि आई स्टडी बिटवीन 7 PM एंड 8 PM। मैं अध्ययन करता हूं 7 बजे से 8 बजे के बीच में। बिटवीन 7 PM एंड 8 PM। मैं 7 से 8 बजे के, तो गलती क्या दी जाती है स्टूडेंट्स? एंड को हटा के टू लगा दिया जाता है। और बच्चे समझते हैं कि दिल्ली टू आगरा, फ्रॉम मुंबई टू आगरा, फ्रॉम 7 PM टू 8 PM, तो उसको टू को सही समझ लेते हैं। ये टू सही कब होता है स्टूडेंट्स? जब बिटवीन ना दिया हुआ हो, जब फ्रॉम दिया हुआ हो, कि मैं 7 से 8 बजे तक पढ़ता हूं। टू का मतलब होता है तक, 7 से 8 बजे तक पढ़ता हूं मैं। तो टू और फ्रॉम का कॉम्बिनेशन रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फ्रॉम 7 PM टू 8 PM तो सही होता है, लेकिन यदि मैं फ्रॉम का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं बोला 7 से 8 बजे के बीच में कभी भी पढ़ लेता हूं मैं। जरूरी नहीं कि मैं 7 से 8 तक ही पढ़ूं, बीच में 7:15 से शुरू कर दी पढ़ाई, 8
7:45 खत्म कर दी, तो बिटवीन टू की जगह एंड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि एग्जाम में आपके सामने बिटवीन आ जाए और 10 PM 8 PM दो चीज इस तरह के नंबर लिखे हुए हों, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन, तो आप टू को यदि लगा देखते हैं तो उसको टू को हटा दें और एंड लगा दें, तो बिटवीन 7 PM एंड 8 PM का ये प्रयोग हो जाएगा। अब आप देखिए अमंग का प्रयोग। अमंग के प्रयोग में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अमंग दो से अधिक लोगों के बीच के बात को बताने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब फादर ने दो बच्चों के बीच में मिठाई को बांटा था, तब हमने बिटवीन का प्रयोग किया था। यदि मैं बोलूं कि द फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, fill in the blanks 5 children, father distributed the sweets, fill in the blanks 5 children। तो देखिए दो से अधिक बच्चे हो गए, यहाँ पर दो से अधिक बच्चे हो गए। यदि मैं बात करूं प्यूपिल, मैं बोलूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, सॉरी देयर इज नो डिफरेंस फिल इन द ब्लैंक्स दीस प्यूपिल, इन लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्यूपिल में बहुसंख्यक लोग, बहुत सी संख्या में लोग शामिल होते हैं, दो लोग शामिल नहीं होते। प्यूपिल लोगों का समूह होता है, दो लोग हो भी सकते हैं शामिल, लेकिन अधिकतर मैं इसको बहुवचन, दो से अधिक के रूप में लेता हूं। तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि प्यूपिल बहुसंख्या होती है, 5 चिल्ड्रन दो से ज्यादा हैं, इसलिए मैं बोलूंगा कि फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग 5 चिल्ड्रन। देखिए स्टूडेंट्स, यदि 5 आ जाए, दो से अधिक कोई भी नंबर आ जाता है, तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए अमंग का नेक्स्ट प्रयोग, कि अमंग का प्रयोग जैसे मैं बोलूं कि ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी लेट एट नाइट, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, वह उन छात्रों में से है, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स का मतलब वह उन छात्रों में से है हु स्टडी लेट एट नाइट, जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि वह उन लोगों में से है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में से, मतलब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो कि देर रात तक पढ़ाई करता है। और मैं बोल रहा हूं ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, तो यदि मैं वन ऑफ को हटा दूं, यहाँ पे अमंग लगा दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ही इज अमंग दोज स्टूडेंट्स, ही इज अमंग दोज स्टूडेंट्स, वह उन लोगों के बीच में से है जो कि देर रात तक पढ़ाई करते हैं। तो अमंग का प्रयोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में से किसी एक खास व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है। ही इज अमंग दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी लेट एट नाइट, वह उन छात्रों में से है जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं। तो अमंग का प्रयोग हो गया एक स्पेसिफिक ग्रुप, वह उन लोगों में से है जो कभी किसी की बुराई नहीं करते। मैं बोलूंगा ही इज अमंग दोज पीपल, वह उन लोगों में से, ही इज अमंग दोज पीपल हु नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी, जो कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। तो अमंग का प्रयोग मैंने बता दिया, दोस्त प्यूपिल यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, और ही यानी वह को, राम इज अमंग दोस्त प्यूपिल हु नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी, राम उन लोगों के बीच में से है, तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग किया जाएगा। एक और प्रयोग एटीट्यूड इज कॉमन अमंग अंडर 18, जो एटीट्यूड होता है वो 18 साल से कम लोगों में कॉमन पाया जाता है। अंडर 18 का मतलब हुआ 18 साल से, एटीट्यूड इज कॉमन अमंग अंडर 18, अमंग अंडर 18 मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया 18 साल से कम उम्र का, और उन लोगों के बीच में क्या होता है, एटीट्यूड कॉमन होता है, तो मैं अमंग अंडर 18 का प्रयोग करूंगा। नेक्स्ट देखिए अमंग और अमंगस्ट में भी कई बार एग्जाम में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अमंग और अमंगस्ट में क्या अंतर है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस केवल इतना है कि अमंगस्ट का प्रयोग ए ई आई ओ यू वोवेल्स के पहले किया जाता है, जबकि अमंग का प्रयोग जहां पर ये वोवेल ना उपस्थित हो वहां किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि देयर इज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, देयर इज अ ग्रेट फ्रेंडशिप फिल इन द ब्लैंक्स अस, तो आप देखिए ये यू लेटर आ रहा है इंग्लिश का, और यहाँ पर अब मैं अमंग नहीं लगाऊंगा, अब अमंगस्ट का प्रयोग करूंगा। यदि ए ई आई यू नहीं होते तो मैं अमंग का प्रयोग कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर यू आ रहा है
यू। तो मैंने बताया AEIOU, देखिए ये दिया हुआ है यू। यदि इस लिस्ट में से यदि कोई वर्ड आता है, अवर आ गया मान लो, तो ओ इसमें लिस्ट में शामिल है, इसलिए अमंगस्ट का प्रयोग किया जाएगा। देयर इज अ ग्रेट फ्रेंडशिप अमंगस्ट अस। तो अमंगस्ट का प्रयोग किया जाएगा, अमंगस्ट का प्रयोग किया जाएगा जब यहां पर वोबल उपलब्ध हो। वो बैटरी लो हो रही है, इसको चार्ज पे लाना। मैंने कही थी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एट, ऑन और अपॉन का प्रयोग। एट का प्रयोग देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, और इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग लोकेशन बताने में किया जाता है, लोकेशन बताने में किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे कि मैं बोलूं आई एम एट स्कूल। आई एम एट स्कूल का मतलब क्या हुआ कि मैं स्कूल में हूं। आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूं। मतलब जो हो सकता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है और आप किसी व्यक्ति को कॉल लगाते हैं और वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ हो, तो आपने कहा कि मैं स्कूल में हूं। अब हो सकता है कि आप स्कूल के बाहर यहाँ चाय पी रहे हो, या आप स्कूल के बाहर खड़े हो, या आप स्कूल के अंदर हो। तो आपकी लोकेशन फिक्स नहीं है, आप बाहर भी हो सकते हैं, आप स्कूल की लोकेशन पे हो सकते हैं। आप यदि स्कूल के पास खड़े हैं और आपका फ्रेंड आपको कॉल लगाता है, तो आप ये बोलेंगे ना कि मैं तो स्कूल पर हूँ, भले ही आप स्कूल के अंदर ना हो। तो लोकेशन बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आई एम एट स्कूल। इसी प्रकार देखिए, आपको किसी ने कॉल लगाया तो आप बोलेंगे आई एम एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं। तो हो सकता है आप ऑफिस के केबिन में हो सकता है आप ऑफिस के केबिन में हो, या आप ऑफिस के बाहर खड़े हुए हो और आपको से कोई पूछता कि आप कहाँ है, तो आप केवल एक ही लोकेशन का नाम लेंगे कि मैं ऑफिस में हूं। इसलिए एफ लोकेशन को बताने के लिए किया जाता है। देखिए, इसका प्रयोग टारगेट बनाकर किसी काम को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, तो टारगेट बना दिया मैंने कि मेरी तरफ देखिए, तो मैं टारगेट हो गया। तो जब भी हम किसी चीज की तरफ टारगेट करते हैं तब एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए लुक एट मी, देखिए स्माइल एट मी, मेरी तरफ देख के मुस्कुराइए, तो इसमें फिर से टारगेट मैं हो गया। तो जब भी टारगेट बना के किया जाता है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डोंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, दूसरों पर पत्थर मत फेंकिए। तो देखिए फिर से आपने दूसरों को टारगेट किया और उन पर आप पत्थर फेंकना चाह रहे हैं, तो आप टारगेट बनाकर फेंक रहे हैं, इसलिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। डोंट थ्रो स्टोन एट अदर्स, दूसरों पर आप पत्थर मत फेंकिए। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि आई एम एट होम, आई एम इन होम नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी लोकेशन फिक्स नहीं है, इसलिए आई एम एट होम का प्रयोग करूंगा कि मैं इस समय घर पर हूं। इसी प्रकार अन्य वर्ड जैसे कि देखिए नाइट, जैसे मैं बोलूं कि मैं देर रात तक पढ़ता हूं, तो मैं बोलूंगा आई स्टडी लेट एट नाइट, मैं देर रात तक पढ़ाई करता हूं। यदि एग्जाम में आपके सामने नाइट आ जाए तो आप एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार किसी भी पार्टी में होने के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, किसी पार्टी की बात हो, किसी इवेंट की बात हो, तब भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स क्या होती हैं, जैसे कि मैं बोला आई एम एट द मीटिंग, कि मैं मीटिंग में हूं, तो ये एक प्रकार की इवेंट है। मीटिंग एक प्रकार की इवेंट आयोजित की गई है और आप उसमें हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम इन द मीटिंग। मीटिंग कोई हॉल नहीं है, ये एक इवेंट है। इनका प्रयोग तो तब किया जाता है जब कोई चीज 3D से सराउंडेड हो, 3 डायमेंशन से। जैसे कि मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम इन दिस रूम, आई एम एट दिस रूम नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सराउंडेड हूं, इस पूरे चारों ओर के वातावरण से 3D मुझे कवर किया हुआ है, मैं इसके अंदर ढका हुआ हूं, इसलिए बोलूंगा आई एम इन दिस रूम। आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर के अंदर हूं। लेकिन यदि मैं बोल रहा हूं आई एम एट होम,
मैं घर पर हूँ तो हो सकता है मैं घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, हो सकता है मैं घर की छत पर खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी लोकेशन फिक्स नहीं है। और जब लोकेशन फिक्स नहीं होती है तो हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो मैं बोलूंगा आई एम एट द मीटिंग, मीटिंग कोई हॉल नहीं है, लेकिन यदि मैं बोलूँ आई एम मीटिंग हॉल, मैं मीटिंग हॉल में हूं तो हॉल क्या हो गया, 3D हो गया, इसलिए अब मैं इसमें आई एम इन द मीटिंग हॉल का प्रयोग करूंगा, क्योंकि अब मैं मीटिंग हॉल के अंदर हो गया। यहाँ पर मीटिंग क्या थी, एक इवेंट थी जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। तो मीटिंग के अंदर कैसे हो सकता हूँ, क्या मैं लोगों की मीटिंग के अंदर, लोगों के अंदर फिर चला जाऊंगा, इसलिए आई एम इन द मीटिंग हॉल का प्रयोग किया जाएगा और आई एम एट द मीटिंग। इसी प्रकार आई एम एट द पार्टी, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, एट द पार्टी। अब देखिए पार्टी भी एक इवेंट होती है, एक ऑर्गेनाइज की जाती है पार्टी, एक इवेंट होती है। तो आई एंजॉय माई सेल्फ एट द पार्टी का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इन द पार्टी, क्योंकि पार्टी कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टी कोई भी 3D स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए एट द पार्टी का प्रयोग किया जाएगा। यदि आप इन द पार्टी लिखते हैं तो स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। एग्जामों में कई बार इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, भ्रमित किया जाता है, जिससे आप गलत आंसर टिक करते हैं। यदि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप सही प्रयोग करेंगे, इसलिए आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी का प्रयोग किया जाएगा। अब यदि मैं बात करूं की दर से, जब भी हम कोई चीज की दर से बेचते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि चावल, राइस सेल्स एट फिल इन द ब्लैंक्स 5 रुपीज पर किलो, कि चावल 5 रुपए के भाव से बिकता है। तो जब भी भाव की बात की जाती है, जब भी भाव की बात की इतने रुपए का, इतने रुपए में इतने किलो मिल रहा है, तब भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं बोलूं कि यदि मिल्क सेल्स, मिल्क बिकता है, दूध बिकता है, मिल्क सेल्स, दूध बिकता है, दूध बिकता है 10 रुपए 30 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा मिल्क सेल्स एट 3 रुपीज पर लीटर। तो यहाँ पर भी देखिए हिसाब की बात चल रही है, और जब भी हिसाब की बात होती है तो हम हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एयरपोर्ट पे खड़े होने के लिए भी, एयरपोर्ट भी कोई 3D डायग्राम नहीं होता है, 3D से हम सराउंडेड रहते हैं। तो आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट रेलवे प्लेटफॉर्म, आई एम एट, मैं कुछ भी इस तरीके की बात करता हूँ, जैसे आई एम एट प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो रेलवे प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है, तो आप यहाँ भी हो सकते हैं, उसके इधर हिस्से में भी हो सकते हैं। आई एम एट द एयरपोर्ट। तो इसी प्रकार जब भी कोई लोकेशन आपकी फिक्स ना हो, तब आप हमेशा उसमें एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए इन का प्रयोग। इनका प्रयोग जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी 3D से कोई चीज सराउंडेड होती है, मान लो ये बालक है और ये किसी घर में अंदर बंद है, तो वो 3D से सराउंडेड है, उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर घेरे हुए है जो कि उसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है, तब हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इन और एट में अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है ऑन। ऑन यानी होता है स्पर्श की अवस्था, स्पर्श की अवस्था। जैसे कि मैं बोलूं द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप जब भी किताब रखते हैं किसी टेबल पर, तो वो उसको छूती हुई रखी हुई रहती है उस पर, तो मैं बोलूंगा कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर बुक रखी हुई है, टेबल पर देखिए क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है, तो वो उसको स्पर्श कर रही है। यदि स्पर्श नहीं करती तो हम ऑन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन चूंकि वो उसको स्पर्श कर रही है, इसलिए हम ऑन। जैसे मैं बोलूं कि सिट ऑन दी चेयर, आप सीट पर बैठ जाइए, तो सीट पर आप स्पर्श करेंगे उसको, सीट पर आप बैठेंगे, तो जब भी स्पर्श की अवस्था हो तब हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका सेकंड प्रयोग देखिए, दिनों के नाम के आगे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, कि मैं ये काम मंडे को करूंगा, आई विल डू दिस वर्क ऑन मंडे, आई विल गो टू मुंबई ऑन संडे। तो जब भी दिनों की बात की जाए तो ऑन संडे, ऑन मंडे का आदि प्रयोग किया जाता है। इसलिए यदि दिनों के नाम आपके एग्जाम में आते हैं कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आप वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। आई विल गो देयर ऑन मंडे, मैं वहां पर मंडे को जाऊंगा, तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग संडे, मंडे इत्यादि दिनों के आगे किया जाता है।
नेक्स्ट अपॉन। अब आप अपॉन के प्रयोग को देखिए। अब आप अपॉन का प्रयोग देखिए। अपॉन और ऑन में इतना अंतर है कि अपॉन में गतिशीलता पाई जाती है। गतिशीलता मतलब यदि कोई व्यक्ति मूव कर रहा है और बाद में किसी चीज को स्पर्श कर रहा है, पहले मूव करता है और फिर स्पर्श करता है, तब हम अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं ही जंप्ड अपॉन द टेबल, ही जंप्ड, देखिए जंप में गतिशीलता पाई जाती है, कूद रहा है वो व्यक्ति, तो अपॉन द टेबल, और कूद के उसके बाद फिर टेबल पे आ गया, पहले कूदा और फिर टेबल पे आ गया, तो जितना जो मूवमेंट हुआ है वो अपॉन प्रीपोजिशन की मांग कर रहा है। तो मैं लिखूंगा ही जंप्ड अपॉन द टेबल, वह टेबल पर कूद गया। तो जब भी आपको सेंटेंस ऐसा दिखाई दे कि इसमें गतिशीलता पाई जा रही है, सेंटेंस में गतिशीलता पाई जा रही है, तो आप ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करके अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। ऑन प्रीपोजिशन तो वस्तु स्थिर रहती है, ऑलरेडी पहले रखी हुई होती है, इसलिए यदि कोई चीज गति करके किसी चीज को बाद में स्पर्श करने लगे तो हम अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो हम अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आपको ऑन, अपॉन और एट के प्रयोग मैंने क्लियर कर दिए। बेसिक यूजेस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए आप इन, इनटू और विद इन, ये तीन प्रयोग आपको मैं समझाऊंगा आज। इनका एक प्रयोग तो आपको क्लियर हो चुका है कि यदि कोई चीज 3D से सराउंडेड है, 3D से सराउंडेड है, जैसे कि आई एम सिटिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं तो मैं 3D से सराउंडेड हूं, मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं तो मैं 3D से सराउंडेड हूं, इसलिए इन प्रीपोजिशन का वहां पर प्रयोग किया जाएगा। सेकंड प्रयोग देखिए आप इनका कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के आगे हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं वी सेलिब्रेट होली, वी सेलिब्रेट होली इन मार्च, हम मार्च में होली मनाते हैं। तो मार्च क्या है, महीने का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग आप हमेशा महीनों के आगे करें कि आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क इन जनवरी, मैं इस काम को जनवरी में करने जा रहा हूं, तो इन जनवरी का प्रयोग करें। इन जनवरी, इन दिसंबर, इन नवंबर इत्यादि प्रयोग आप इन प्रीपोजिशन के साथ कर सकते हैं। तो ये इन प्रीपोजिशन आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन जनवरी, इन नवंबर। एक और इनका प्रयोग जो होता है कि यदि मैं बोलूं कि मैं इस काम को 3 महीने में कर दूंगा, देखिए 3 महीने में कर दूंगा और 3 महीने के अंदर अंदर कर दूंगा। देखिए इन और विदिन का प्रयोग यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, इन और विदिन का प्रयोग आप यहां से क्लियर कर सकते हैं कि इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है किसी भी मंथ की ड्यूरेशन में किसी काम को करने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं आई विल डू दिस, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क इन अ मंथ, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि महीना, जैसे कि 1 जनवरी से महीना चालू हुआ और 1 जनवरी से चालू हुआ और 31 को खत्म हो गया, तो 31 तारीख को मेरा ये काम खत्म हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। इन यदि प्रीपोजिशन आ रहा है, इन प्रीपोजिशन आ रहा है कि मैं 1 महीने में कर दूंगा इस काम को, मैं इस काम को 1 साल में कर दूंगा, आई शैल डू दिस वर्क इन अ ईयर, मैं इस काम को 1 साल में कर दूंगा, तो इसका मतलब ये कि 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। जबकि विदिन ये कहता है कि यदि मैं इसमें ये लगा दूं आई शैल डू दिस वर्क विद इन अ मंथ, तो विद इन का मंथ का मतलब क्या होगा कि मैं इस काम को 1 महीने के अंदर अंदर कर दूंगा, मतलब 1 तारीख से 31 तारीख भी नहीं हो पाएगी और ये काम मेरा 31 जनवरी के अंदर अंदर ही हो जाएगा, 1 से 31। जबकि इन ये कहता है कि 31 को ही पूरा होगा या 31 के बाद पूरा होगा, 1 महीना पूरा हो जाने पर पूरा होगा। लेकिन यदि मैं विदिन की बात करूं तो 31 जनवरी से पहले ही मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ स्टूडेंट इन और विदिन का मतलब। जैसे कि मैं बोलूं कि कंप्यूटर कैन कैलकुलेट विद इन सेकेंड्स, कंप्यूटर सेकंड्स के अंदर कैलकुलेशन कर लेता है, कंप्यूटर कैन कैलकुलेट विद इन सेकंड्स, तो सेकंड्स के अंदर अंदर, मतलब सेकंड्स पूरे भी नहीं हो पाते हैं, उन्हीं के अंदर। कंप्यूटर 10 सेकंड में कर लेता है, 10 सेकंड के अंदर ही अंदर कर देगा, 10 सेकंड पूरे भी नहीं हो पाएंगे और वो काम पूरा हो जाएगा। यदि बोलो इन सेकंड्स, तो सेकंड्स के खत्म होने के बाद ये काम होगा। एक प्रीपोजिशन रह गया स्टूडेंट्स इनटू। जैसे ऑन और अपॉन में अंतर था, वैसे इन और इनटू में अंतर है। जैसे अपॉन में गतिशीलता पाई जाती है, उसी प्रकार इनटू में भी गतिशीलता पाई जाती है। जैसे मैं बोलूं ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द वेल, वो नदी में कूद गया, वो कुएं में कूद गया।
तो देखिए जब वो कूदा, कुएं में कूदा, तो उसके अंदर पहले गतिशीलता थी और फिर वो उसके अंदर 3D डायमेंशन में, कुएं भी 3D डायमेंशन होती है, सिलेंडर के आकार का कुआं होता है, 3D के अंदर वो चला गया तो अंदर की अंदर हो गया, लेकिन उससे पहले उसके अंदर क्या थी, गतिशीलता थी। यदि कोई व्यक्ति रूम में बैठा हुआ है तो उसके अंदर गतिशीलता नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंदर कूद जाता है उसके, तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कूदने से पहले तो उसके अंदर गतिशीलता थी। इसलिए मैं बोलूंगा ही जंप्ड इनटू द रिवर। यदि आपको मूवमेंट पता चले, ही मूव्ड इनटू द हाउस, देखिए ही मूव्ड इनटू द हाउस, वह घर के अंदर तेजी से प्रवेश कर गया, दौड़ता दौड़ता प्रवेश कर गया। तो दौड़ने से, घर के अंदर जाने से पहले उसके अंदर क्या थी, गतिशीलता थी, वो चल रहा था, वो चल रहा था, तो ही मूव्ड इनटू द हाउस, ही मूव्ड इनटू द हाउस, मूव्ड इनटू द हाउस का प्रयोग किया जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आप प्रयोग इनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। नेक्स्ट जो प्रयोग है वो अंडर और बिलो का है। इसको हम समझते हैं कि अंडर और बिलो में क्या अंतर होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अंडर और बिलो का प्रयोग। अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब होता है सीधे नीचे। जैसे कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ उसके ऊपर है, उसकी पत्तियां उसके ऊपर है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो देखिए नीचे की पोजीशन है, तो मैं बोलूंगा अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। एक जो आदमी है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो अ मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। इसी प्रकार मान लो कोई भी एक बिल्ली है जो कि किसी टेबल के नीचे बैठी हुई है, मान लो कोई बिल्ली है जो किसी टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो टेबल उसे पूरी तरीके से देखिए कवर कर रही है, कवर भी होना चाहिए। तो कोई चीज पूरी तरीके से कवर कर रही है और बिल्ली उसके अंदर बैठी है, तो वो उसके नीचे हो गई, लेकिन स्पर्श नहीं हो रहा है, कवर हो गई। तो मैं बोलूंगा अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक जो बिल्ली है वो किसके नीचे बैठी हुई है, टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो मैं बोलूंगा अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो टेबल उसको कवर कर रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम लाइंग, मैं लेटा हुआ हूं अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के नीचे, तो ब्लैंकेट मुझे पूरी तरीके से कवर कर रहा है, कंबल मुझे पूरी तरीके से कवर कर रहा है, तो मैं बोलूंगा आई एम लाइंग, मैं पड़ा हुआ हूं अंडर द ब्लैंकेट, मैं कंबल के नीचे लेटा हुआ हूं, तो कंबल मुझे क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो जब भी इस तरीके से कोई नीचे चीज होती है तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडर का नेक्स्ट यूज देखिए, अंडर का नेक्स्ट यूज ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति उम्र से कम पढ़ता है, मान लो कोई व्यक्ति एज कम पढ़ गया, मान लो वो एसएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा, उसकी एज नहीं है, तो मैं बोलूंगा दिस मैन इज अंडर एज, दिस मैन इज अंडर एज। तो जब भी बात की जाए अंडर एज, आपने पढ़ा होगा कि वो ओवर एज हो गया है, ओवर अंडर का उल्टा होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो व्यक्ति जब उम्र से कम पढ़ता है तो मैं बोलता हूँ अंडर एज, और जब व्यक्ति उम्र से ज्यादा होता है तो मैं बोलता हूँ ओवर एज। तो ओवर का उल्टा यहाँ पर अंडर होता है, तो मैं बोलूंगा दिस मैन इज अंडर एज, इस व्यक्ति की उम्र नहीं है, ये नहीं कर सकता है अप्लाई, तो मैं बोलूंगा दिस मैन इज अंडर एज, इस व्यक्ति की उम्र क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। इसका आप तीसरा यूज देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के अधीन काम करता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं कलेक्टर साहब का पीए हूँ, आईएएस साहब का क्या हूँ, पीए हूँ, तो मैं उनके अंडर काम करता हूँ। आपने अक्सर लोगों कहते सुना होगा कि मैं इनके अंडर में काम करता हूँ। अंडर मतलब किसी के सुपरविजन में उसके अधीन काम करना, उसकी नीची रैंक पे होना। जैसे बोलूं कि द क्लर्क वर्क्स अंडर द पीओ, क्लर्क की जो पोस्ट होती है वो पीओ के नीचे काम करता है क्लर्क। तो क्लर्क किसके अधीन काम कर रहा है, पीओ के नीचे काम कर रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा द क्लर्क वर्क्स अंडर द पीओ। मैं बोलूँ ही इज अंडर मी, ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे अधीन काम करता है। तो जब भी अधीन, किसी के अधीन काम करने की बात की जाती है तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। इसका फोर्थ यूज देखिए, कि
कम के अर्थ में, लेस देन के अर्थ में। लेस देन है कम, फ्यूअर देन, लेस देन। जैसे मैं बोलूं कि वहां पर 500 से कम स्टूडेंट थे, तो मैं बोलूंगा देयर वर अंडर 500 स्टूडेंट्स। वहां पर 5000 स्टूडेंट से कम थे। तो जब भी कोई नंबर आता है, 200 लोग, 500 छात्र, 1000 बॉयज, सम गर्ल्स, तो जब भी लोगों की बात आती है, उनकी संख्या को कम बताना रहता है, तो मैं अंडर का प्रयोग करता हूं। उसकी पहचान कैसे होगी एग्जाम में? क्या आपके सामने 1000 पीपल, 500 स्टूडेंट्स, मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स आदि आदि लिखा हुआ आएगा। तो आपको यदि कम बताना है, आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग कर सकते हैं कि एट द पार्टी देयर वर अंडर 100 पीपल। अब बोलते हैं ना मेरी अंडर 100 रैंक है, आप बोलते हैं कि मेरी अंडर 100 रैंक आई है। किसी भी एग्जाम में आपकी यदि 100 से 95 रैंक आती है, तो आप क्या कहते हैं कि मेरी अंडर 100 रैंक है। तो आप रैंक के अंदर बता रहे हैं, उसको अंदर लेके आ रहे हैं। इसी प्रकार 100 से कम बच्चे थे, 100 से कम बच्चे थे, 100 से कम लोग थे, तो इसी प्रकार मैं इसके आगे किसका प्रयोग करूंगा? अंडर का प्रयोग करूंगा। अब आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी अवस्था में होता है, किसी खास अवस्था में होता है, तो मैं अंडर का प्रयोग करता हूं। जैसे किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, तो उसका डायलिसिस किया जाता है। जब किसी व्यक्ति का डायलिसिस किया जाता है, तो मैं बोलूंगा कि माय फ्रेंड इज अंडर डायलिसिस। माय फ्रेंड इज अंडर डायलिसिस। मेरे फ्रेंड का डायलिसिस चल रहा है, मेरे फ्रेंड को कोमा हो गया, माय फ्रेंड इज अंडर कोमा। ठीक है ना? तो जब भी किसी अवस्था की बात करती है कि उसका डायलिसिस चल रहा है या उसका कुछ भी चल रहा है, कोई पर्टिकुलर अवस्था है, तो मैं बोल सकता हूं कि माय फ्रेंड इज अंडर डायलिसिस, कि मेरे फ्रेंड का डायलिसिस चल रहा है, मेरा फ्रेंड कोमा में है। तो किसी एक पर्टिकुलर, मैं बोलूं अंडर नैरो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नैरो सर्कमस्टेंसेस मतलब विपरीत परिस्थितियों के चलते, विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत, विपरीत परिस्थितियों की अवस्था में, तो मैं बोल सकता हूं अंडर नैरो सर्कमस्टेंसेस है ना विषम परिस्थितियां, नैरो सर्कमस्टेंसेस है ना विषम परिस्थितियां। तो अंडर नैरो सर्कमस्टेंसेस की जब बात आती है, तो उसका मतलब होता है कि मैं उसकी अवस्था में था। आई कुड नॉट डू एनीथिंग अंडर नैरो सर्कमस्टेंसेस, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, विपरीत परिस्थितियों के चलते उसकी अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सका। तो ये अंडर के 5 प्रयोग मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब मैं बात करता हूं बिलो की। अब मैं बात करता हूं बिलो की। बिलो का प्रयोग किसी एक वर्टिकल स्केल पे किया जाता है। जैसे मैं कभी भी कोई लेवल बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि वह गरीबी रेखा के नीचे आता है, तो गरीबी कोई रेखा थोड़ी ना होती है, ये तो एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है, मैंने एक लेवल फिक्स कर दिया कि इतनी इनकम होगी, उससे कम वाले गरीबी रेखा के अंदर आएंगे। एसएससी में कई बार एकदम में पूछा गया है कि वह गरीबी की रेखा के नीचे, और आपको 4 प्रीपोजिशन दे दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगा, तो मैं बोलूँ कि माय फ्रेंड अमित इज फिल इन द ब्लैंक्स पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन है ना गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, और गरीबी रेखा के नीचे कोई व्यक्ति आता है, तो वो एक पर्टिकुलर वर्टिकल स्केल से नीचे हो जाता है। यदि वो इससे ऊपर हुआ तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, वो एक सामान्य वर्ग में आ जाएगा। और इससे नीचे आता तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया। जैसे मैं बोलूं कि समुद्र का पानी अपने लेवल से 4 मीटर नीचे है, तो मैं बोलूंगा द वाटर लेवल इज बिलो 10 मीटर। बिलो 10 मीटर, तो 10 मीटर क्या है? लेवल ही तो एक वर्टिकल स्केल है। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर। समुद्र का लेवल मान लो 10 मीटर पे था, अब मान लो किसी कारणवश 9 मीटर पे या 8 मीटर पे आ गया और नीचे हो गया उससे। बिलो का मतलब होता है नीचे, तो नीचे होता तो मतलब 10 मीटर से नीचे आ गया, तो एक लेवल से नीचे आ गया। जब भी लेवल की बात चलती है तो मैं बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग करता हूं। नेक्स्ट देखिए, ही इज द एज ऑफ 70। ही इज द एज ऑफ 70।
तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि वह 17 लिख लेते हैं कि उसकी एज 17 साल से कम है, तो यहाँ पे एज आ रहा है। देखिए यदि मैं बोलता हूँ अंडर एज है, वह 18 साल से कम है, तो मैं बोलता ही इज अंडर 18। वह 18 साल से कम है तो अंडर। लेकिन यदि द एज ऑफ आ जाए, द एज ऑफ लिखा आ जाए, यदि सीधा 18 लिखा आ रहा था, यदि सीधे 17 लिखा आता तो मैं अंडर 17 बोल देता। लेकिन यहाँ पे एक एज का मानदंड फिक्स कर दिया गया है कि बिलो द एज ऑफ 17, वह उसकी जो उम्र है वो 17 साल से कम है। यदि द एज ऑफ लिखा आ जाए किसी भी नंबर के पहले तो आप बिलो का प्रयोग करेंगे, और यदि नहीं लिखा आता है तो आप इसमें अंडर का प्रयोग करेंगे। तो ही इज बिलो द एज ऑफ 17। इसी प्रकार यदि मैं आपसे बोलूं, मान लो आपका कोई प्रश्न पत्र चल रहा है और यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। जब भी हम कोई चीज को एक किसी स्तर से नीचे देखते हैं, इसमें वो आप एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन आते हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए हैं, इस स्तर से नीचे दिए हुए हैं, गिवन बिलो जो नीचे दिए हुए हैं। जब भी हम कॉपी में कुछ चीज लिखते हैं तो एक स्तर बताते हैं कि इससे जो नीचे लिखे हुए हैं आप उन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, तो गिवन अंडर नहीं होगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो, गिवन बिलो यानी जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं आप उन्हें सॉल्व करिए। तो बिलो का प्रयोग राइटिंग में इसी प्रकार, इसका उल्टा अबव होता है। गिवन अबव ऊपर दिए हुए हैं, और गिवन बिलो यानी नीचे दिए। अंडर का प्रयोग नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इस तरीके से ये अंडर और बिलो का प्रयोग क्लियर हो जाता है। तो अंडर और बिलो का प्रयोग आप बड़ी आसानी से आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अबव और ओवर का प्रयोग। ये बिल्कुल उल्टा होता है, अबव बिलो का उल्टा, अबव बिलो का उल्टा, और अंडर ओवर का उल्टा होता है। अब देखिए अबव का प्रयोग होता है ऊपर की तरफ, ऊपर। जैसे मैं बोलूं कि पक्षी मेरे सर के ऊपर उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव माई हेड, तो इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ये मैं खड़ा हुआ हूं और पक्षी उड़ रहा है, उसकी लगातार पोजीशन मेरे सामने, मेरे विद रिस्पेक्ट टू मी बदल रही है। तो बदल रही है, पक्षी फिक्स नहीं है और स्पर्श की अवस्था में भी नहीं है। ये फिक्स नहीं है और स्पर्श की अवस्था में भी नहीं है, इनकी पोजीशन। एरोप्लेन उड़ रहा है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव माई हेड, तो एरोप्लेन की स्थिति देखिए स्टूडेंट्स लगातार चेंज हो रही हो। जब स्थिति लगातार चेंज हो और स्पर्श ना हो, टच ना हो, तो हम अबव का प्रयोग करते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव माई हेड का प्रयोग किया जाएगा। और ओवर का प्रयोग देखिए स्टूडेंट्स, ओवर का प्रयोग किया जाता है जब चीज मूव ना कर रही हो, एक फिक्स पोजीशन पे हो और स्पर्श की अवस्था में भी ना हो। थोड़ा सा स्पर्श हो सकता है लेकिन मिड पोजीशन में रहेगी। जैसे कि मैं बोलूं कि द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ये रिवर है और ब्रिज इसके ठीक बीचों बीच है और मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पर अबव में मूव कर रहा था, तो मैं बोलूंगा द ब्रिज इज ओवर द रिवर। जो बांध है वो नदी के ऊपर बना हुआ है, बांध नदी के ऊपर बना हुआ है, उसकी पोजीशन फिक्स है। भले ही ब्रिज नीचे तक जाता है, नदी को टच करता है क्योंकि उसका बेस तो बनाना पड़ता है ना, लेकिन उसकी पोजीशन तो फिक्स है, ऊपर नहीं है। ऊपर होता तो फिर ऊपर होता तो इस तरीके नदी ऐसी होती है, ब्रिज अधपर इसके ऊपर लटका हुआ रहता, लेकिन ये चूंकि मिड पोजीशन में है तो मैं बोलूंगा द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ये आपको प्रयोग क्लियर हो जाना चाहिए कि ओवर का प्रयोग। इसी प्रकार द लैंप इज हंग ओवर द टेबल, जो लैंप है वो टेबल के ऊपर टंगा हुआ है, तो ऊपर टंगा हुआ है, स्पर्श भी नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत स्पर्श कर जाए तो चल भी जाएगा, लेकिन ये मूव तो नहीं कर रहा है ना, तो मैं बोलूंगा द लैंप इज हंग, लैंप टंगा हुआ है ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर, तो इसकी स्थिति तो नहीं बदल रही है ना, इसलिए मैं बोलूंगा द लैंप इज हंग ओवर द टेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए अबव का प्रयोग। जैसे मैं बोलूं कि ही इज ओवर 18, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो अकेला 18 आ रहा है। जैसे कि उसमें आ रहा था कि ही इज अंडर 18, तो अंडर का उल्टा हुआ ओवर 18, ही इज ओवर 18, वो 18 साल से ऊपर है। लेकिन यदि मैं इसका एक लेवल फिक्स कर दूं
कि ही इज द एज ऑफ, लगा दूं इसमें द एज ऑफ 18, तो यहां पर अबव का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि अबव बिलो का उल्टा होता है, अबव उल्टा होता है बिलो का, और जो ओवर होता है वो अंडर का होता है, तो बिल्कुल उनके उल्टे प्रयोग हैं। मैं बोलूंगा गरीबी रेखा से ऊपर है तो मैं बोलूंगा ही इज अबव द पॉवर्टी लाइन, और नीचे है तो बिलो द पॉवर्टी लाइन। मैं बोलूं कि पानी समुद्र तल से 10 मीटर ऊपर उठ गया है, 10 मीटर ऊपर उठ गया है मतलब एक लेवल फिक्स हो गया, एक वर्टिकल स्केल हो गई, एक खड़ा पैमाना हो गया और इससे ये ऊपर उठ गया है, तो मैं बोलूंगा द वाटर लेवल इज अबव 10 मीटर, 10 मीटर से ऊपर उठ गया, 10 मीटर फिक्स किया गया था लेकिन इससे ऊपर उठ गया, तो लेवल की बात जब भी चले द वाटर लेवल इज अबव 10 मीटर, तो यहाँ पर एक लेवल की बात चल रही है, इसलिए 10 मीटर की ऊपर बताने के लिए हम अबव का प्रयोग करेंगे। तो ये अबव का प्रयोग आपको क्लियर है। अब देखिए यदि मैं बोलूं वहां पर 500 बच्चे से ज्यादा थे, कम थे तो मैंने बोला था अंडर 500 स्टूडेंट्स, अंडर 500 स्टूडेंट्स थे वहां पर, अंडर 500 स्टूडेंट्स थे वहां पर, और जब मैं उल्टा बोलूंगा कि 500 बच्चों से ऊपर थे देयर वर ओवर 500 स्टूडेंट्स का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि अंडर का उल्टा ओवर होता है, ओवर 500 स्टूडेंट्स। बस आप इतना याद रखें कि यदि आप कम बता रहे हैं तो ज्यादा बताने, कम बताने के लिए अंडर का प्रयोग, और उसको बताने के ऊपर बताने के लिए, ज्यादा बताने के लिए ओवर का प्रयोग। देयर वर ओवर 500 स्टूडेंट्स का प्रयोग किया जाएगा। ओवर एज एंड अबव द एज ऑफ, यदि एज की बात किया तो ओवर एज हो चुका है, लेकिन यदि एज बताया कि 18 साल की उम्र से, तो अबव द एज ऑफ 18 का प्रयोग किया जाएगा। पॉवर्टी लाइन से ऊपर बताना है तो अबव द पॉवर्टी लाइन, और बताना है तो बिलो द पॉवर्टी लाइन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि आप पर कंट्रोल रखता है, यदि आप किसी व्यक्ति से आगे हैं, यदि आप काम कर रहे हैं तो अंडर हो गए थे आप कि मैं इसके अंडर में काम कर रहा हूं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति से सुपीरियर हैं, आप उससे बड़े हैं, तो मैं बोलूंगा कि आई हैव कंट्रोल ओवर हिम, मेरा उस पर कंट्रोल है, वो मेरे अंडर में है, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है, तो आई हैव कंट्रोल ओवर हिम का प्रयोग किया जाएगा कि मेरा उस पर ऊपर कंट्रोल है। आई एम ओवर हिम, मैं उससे ऊपर हूं, मैं उससे रेपुटेशन में, पद में मैं उससे ऊपर हूं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड और बिसाइड्स के प्रयोग में क्या अंतर होता है स्टूडेंट्स? बिसाइड का जो मतलब होता है वो होता है के समीप, बिसाइड यानी होता है के समीप। कम एंड सिट बिसाइड मी, आइए, सिट मी, आइए और मेरे पास बैठिए, तो सिट तो पास ही बैठना होगा ना, तो सिट का प्रयोग होता है। सिट के बाद यदि बोले कि आप आइए मेरे पास बैठिए, तो बिसाइड का मतलब होता है के समीप, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। जैसे मैं बोलूं कि मैं सेव के अलावा सभी फल खाता हूं, तो सेव तो खाता ही हूं और सभी फल खाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई ईट ऑल थिंग्स बिसाइड्स एप्पल, बिसाइड्स एप्पल, एप्पल्स। आई ईट ऑल द थिंग्स बिसाइड्स एप्पल, आई ईट ऑल द थिंग्स बिसाइड्स एप्पल। मैं एप्पल तो खाता ही हूं, बिसाइड्स एप्पल, मैं एप्पल तो खाता ही हूं, उसके अलावा सभी चीजें खाता हूं। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि आई ईट ऑल द थिंग्स बिसाइड एप्पल, बिना इसके तो नहीं बोल सकता कि मैं सब चीजें खाता हूं सेब के समीप, सेब के समीप भला कोई खाता होगा क्या? तो आई ईट ऑल द थिंग्स बिसाइड्स एप्पल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं टीचर के अलावा एक लड़का भी हूं, तो मैं बोलूंगा बिसाइड्स आ टीचर, बिसाइड्स आ टीचर आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना कि बिसाइड अ टीचर, तो उसका मतलब हो जाएगा टीचर के समीप में एक लड़का हूं, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? तो बिसाइड्स अ टीचर यानी होता है कि टीचर के अलावा, एस वाला, एस यानी के अलावा, बिसाइड एस लगा हो तो के अलावा, और बिसाइड अकेला लगा हो तो के समीप। जैसे मैं बोलूं ही वाज सिटिंग बिसाइड द रिवर, तो नदी के अलावा नहीं बैठा हुआ था, वो नदी के समीप बैठा हुआ था, तो हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। ही वाज सिटिंग बिसाइड द रिवर, वो नदी के समीप बैठा हुआ था। ही वाज सिटिंग बिसाइड द रिवर। तो बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रयोग है
द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो आप याद रखिए कि इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही टेंसों में किया जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होता है, लेकिन उनकी गलत अवधारणा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसका बहुप्रचलित प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि वह शिवपुरी में, और एक और चीज क्लियर करता हूं कि सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का मतलब जैसे कि मैं बोलूं पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं, अब आप देखिए पॉइंट ऑफ टाइम की लिस्ट क्या क्या हो सकती है। कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मैं बोलूं कि मैं 1991 से पढ़ाता आ रहा हूं, तो 1991 में कोई काल तो नहीं हुआ ना, एक अवधि तो नहीं हुई ना, एक ड्यूरेशन तो नहीं हुई ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि मैं 1991 में किसी एक क्षेत्र से मैं शुरू किया, मान लो मैं 24 मार्च को आया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ड्यूरेशन तो नहीं हुई ना, बस मैं आया उसमें रहने लगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो मैं 1991 से रहता आ रहा हूं, मैं जनवरी से रहता आ रहा हूं, मैं मंडे से इस काम को करता आ रहा हूं, तो मंडे भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे ड्यूरेशन कैसे हो सकती है, जनवरी से रहता आ रहा हूं, JNUARY जनवरी, जनवरी। मैं बोलूं कि मैं बचपन से शिवपुरी में रहता आ रहा हूं, तो बचपन भी क्या होगा, एक ड्यूरेशन तो नहीं होगी, एक अवस्था होती है बचपन, जैसे कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। तो चाइल्डहुड भी क्या होती है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसी प्रकार मैं बोलूं कि सिराजुद्दौला मारा गया था प्लासी के बैटल में, प्लासी की लड़ाई में मारा गया था, तो मैं बोलूं कि हम प्लासी की लड़ाई से ही इस काम को करते आ रहे हैं। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में। तो मैं 1757 ईस्वी क्या हो गया सन, तो बैटल ऑफ प्लासी भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, युद्ध से, उस समय के युद्ध से। मैं द्वितीय विश्व युद्ध से रहता आ रहा हूँ, इस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध से रहता आ रहा हूँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन लिविंग इन शिवपुरी सिंस वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध से रहता आ रहा हूं, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो इस केस में मैं सिंस का प्रयोग इन सभी केसों में करता हूं। अब देखिए फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं इसको 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूं, तो 2 घंटे, देखो जब आप 2 घंटे गुजारोगे तो सबसे पहले 1 घंटा गुजरेगा और फिर 2 घंटा गुजरेगा, 1 घंटा गुजरेगा और फिर दूसरा घंटा गुजरेगा, तो 2 आवर्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ जो हमें पता चल रहा है। इन समय हमें पता नहीं चल रहा था कि मंडे से करता आ रहा हूँ, जनवरी से करता आ रहा हूँ, ये बचपन से करता आ रहा हूँ, या 1957 से करता आ रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे पता चल रहा है 2 आवर्स 4 मंथ्स। 4 मंथ की ड्यूरेशन रहती है, आपको पता होगा, आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो तो आप बताया जाता है कि इस कोर्स की 4 मंथ की ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब पीरियड है, एक लंबा पीरियड है, तो उसमें 4 मंथ्स एक लंबा पीरियड होगा, 4 मंथ्स की एक ड्यूरेशन हो गई। इसी प्रकार मैं 10 साल से करता आ रहा हूँ इस काम को, मैं कारपेंट्री के काम को, आई हैव बीन डूइंग द वर्क ऑफ कारपेंट्री फॉर 10 इयर्स, फॉर 10 इयर्स, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 इयर्स, 10 सालों से करता आ रहा हूं, तो 10 साल की तो ड्यूरेशन हो गई ना। 10 साल में आप महीने लगाइए तो 12 महीने, तो 120 महीने हो जाएंगे टोटल 10 सालों में, तो एक लंबी ड्यूरेशन हुई ना। तो इस प्रकार फॉर का प्रयोग एक ड्यूरेशन में किया जाता है, जबकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जिसमें आपके दिनों के नाम, महीने के नाम, एक कोई अवस्था जैसे बचपन हुई, किशोर एडोलेसेंस हुआ, या फिर कोई वृद्धावस्था हुई, युद्ध, सनों के नाम, 1999 से रहता आ रहा हूँ, सनों के नाम 2000 से रहता आ रहा हूँ, विश्व युद्ध हो गया। तो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने 2 घंटे से खाना नहीं खा चुका हूं, या मैंने 2 घंटे से खाना नहीं खाया है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना कि मैं 2 घंटे से खाना नहीं खाता आ रहा हूं, मैं बोलूंगा कि आई हैव नॉट ईटन फूड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव क्या है, सहायक क्रिया, नेगेटिव सेंटेंस है, और सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है, ईटन प्रयोग, ईट एट ईटन, ईटन प्रयोग किया जाएगा। तो आई हैव नॉट ईटन फूड फॉर 2 आवर्स,
ये मैं बोलूँ 2 days, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो 2 दिन तो हो गई, ड्यूरेशन तो किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से टाइम फिक्स हो तो इसी अवस्था में हम सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैंने इस काम को, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना मैं इस काम को 1991 से नहीं करता आ रहा हूं, मैं बोलूंगा मैंने इस काम को 1991 से नहीं किया है, 1991 से नहीं किया है, करता आ रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन वो हिंदी में ट्रांसलेशन में सही अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आई हैव नॉट, देखिए आई हैव नॉट डन दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, फिलिंदा ब्लैंक्स आ जाए 2000 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अभी मैंने आपको दिखाया कि सन का नाम होता तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। तो दोनों टेंसों में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसमें हैज और हैव आते हैं, इसमें हैज और हैव आते हैं, उसमें हम सिंस और फॉर का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि कभी सिंस और फॉर का प्रयोग आया तो आप कंफ्यूज ना हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी देखें तो आप ये देखें कि ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाया या नहीं लगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तो लगाया कि नहीं। मैंने इस काम को मंडे से नहीं किया है, आई हैव नॉट डन दिस वर्क सिंस मंडे, तो मंडे से नहीं किया है, तो मंडे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसका प्रयोग सिंस और फॉर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, तो आप मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें। एक और पार्ट में इसका बनाऊंगा। यदि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं और भी ऐसे पार्ट आपके लिए एक सेकंड प्रीपोजिशन का पार्ट बनाऊंगा, एक थर्ड पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के एडजेक्ट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, तो किसी भी बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके के प्रयोग मैं आपको समझाऊंगा। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें।